बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 9 मई को असल टारगेट कौन था, निशाने पर कौन था, कौन कौन पकड़ा गया है, किस किस के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वजीर आजम ने सब कुछ बता दिया है। और वजीर आजम ने तो ये भी बता दिया है कि अगले वजीर आजम कौन होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों पर परेशान हो जाते हैं, सीधा जवाब देने के बजाय पता नहीं क्या क्या बातें कर जाते हैं। वो सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोहसिन बेग ने भी बहुत कुछ बता दिया। वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब कैसी औरतों से दोस्ती करते थे, मतलब वो भी टारगेट करके, स्पेसिफिक, ऐसे ही नहीं हर एक से मुंह उठा के वो नहीं करते थे। और मोहसिन बेग साहब उनके लिए क्या क्या करते थे, जहाज और हेलीकॉप्टर कहां से आते थे, और मंशियात के लिए पैसे कौन देता था, ड्रग्स के लिए पैसे उन्हें कौन देता था इमरान खान साहब को, और उन्हें कितने पैसों की जरूरत होती थी। ये सारी बातें तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ईरान में स्मगलिंग, ईरान से आने वाली स्मगलिंग जो है होने वाली, वो क्यों नहीं रुकती, कौन उसको उसके रास्ते में रुकावट है रोकने के बारे में। तो मोहसिन बेग साहब से शुरू करते हैं। मोहसिन बेग साहब ने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया हुआ है, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब, अपने पुराने दोस्त, सारे बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे, इमरान खान साहब और मोहसिन बेग साहब बड़े पक्के दोस्त थे, बड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें। और जैसे वो थे ना हमारे जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने जहाज भर भर के ला के इन्हें बंदे दिए थे। इसी तरह मोहसिन बेग साहब का भी क्लेम यह है कि उन्होंने 20% इलेक्टेबल्स जो पीटीआई में है वो मोहसिन बेग साहब ने उन्हें ला के दिए थे। और खाली बंदों से तो काम नहीं चलता, खान साहब के लिए तो पैसे भी चाहिए थे। और कहते हैं जहाज में और हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करने का बड़ा शौक था, और मैंने 10 मरतबा जहाज और 10 मरतबा हेलीकॉप्टर लेकर दिए इन्हें, और पैसे भी लेकर दिए। उनका इशारा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा मलिक रियाज साहब की तरफ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब ये कुछ दिन पहले उनके बारे में जैसे ये बातें कर रहे थे, उनके खिलाफ बातें कर रहे थे, खान साहब ने कहा ना कि मुझे क्या पता मलिक रियाज कौन है, अगर वो कब्जा माफिया है तो मुझे क्या पता, मुझे तो इतने सारे लोग 7 अरब रुपए या 9 अरब रुपए मुझे तो वो देते हैं, चंदा देते हैं, तो उसमें से कोई भी हो सकता है। मतलब उनका वो क्या कहते हैं, बेनियाजियां देखें कि खाने मांग मांग के पैसे लुट मार के, और कि जी मैं तो जानता ही नहीं, जबकि सारा रिकॉर्ड मौजूद है। वो शहजाद अकबर से लेकर वो जो ब्रीफ केस वसूल कर रहे थे लंदन में, और फराह गोगी की कॉल्स, बुशरा बीबी के हीरे, और उसके नाम पर क्या क्या अलकादर ट्रस्ट नाम के नाम पर ज़मीनें, जो पहले फराह गोगी के नाम पर आई, फिर ट्रस्ट के नाम पर आ गई, और ट्रस्ट के ट्रस्टीज कौन है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, बस। तो अब वो कहते हैं मुझे क्या पता, मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है, वो तो मैंने रहूनियत के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, वो बंदा ही कोई नहीं है वहाँ, टोटल 30 या 40 स्टूडेंट्स थे, और बंदा पूछे कि क्या कर रहे हैं आपने, यूनिवर्सिटी तो उधर भी वो जो बननी थी ना उसमें वज़ीर आज़म हाउस में वो भी नहीं आज तक वैसे बनी, उसके लिए भी मलिक साहब से ही पैसे लेके खाए हुए हैं। ये वाली जो अलकादर यूनिवर्सिटी है वो भी मलिक साहब ने ही बनानी थी, बनाने का भी काम उन्हीं का था। तो उन्होंने कहा जी वो सारे पैसे भी मैं लेके देता था। और एक मरतबा तो वजीउद्दीन साहब ने, जो कि ऑन एयर है, बताया हुआ है कि 25 लाख रुपए मैं देता था महीना, कि जी हमसे लेते थे। तो वो मोहसिन बेग साहब का कहना यह है कि वो ड्रग्स के लिए थे, मतलब वो पहले भी, थोड़ा सा ज़रा पुरानी बात होगी, 25 लाख रुपए महीना की झूलेलाल वो कर जाते थे। तो वो बाद में खैर उन्होंने बढ़ा दिया था, महंगाई भी तो हो जाती है ना, तो 25 से 50 लाख मांगते थे, फिर क्या 50 लाख दिया करें सिर्फ नशे के लिए, मोहसिन बेग साहब के बकौल। और अब आलम यह आ गया है कि शायद सप्लाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, तो जूतों में सप्लाई हो रही है, जिसके लिए उन्होंने शोर मचाया हुआ है। अब वैसे 2 दिन हो गए, पता नहीं वो कहाँ गया, बंदा किधर है, उसका बयान कब आएगा सामने, और इस तरह के जूते कब पकड़े जाएंगे। जूते पड़ने वाले मामला तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन जूते पकड़े जाना भी बड़ा ज़रूरी है मंशियात के साथ। बंदे का बयान तो वहाँ मौजूद है ही। दूसरा उन्होंने बताया, जो पहले से भी कई मरतबा जिक्र हो चुका है, कि जैसे वो उनको कहते थे बशीर मेमन साहब को कि यार बंदे पकड़ो, बंदे गिरफ्तार कर लो, फलां को उठा लो, फलां को उठा लो। और जब उन्होंने कहा जी कानून आइन ज़रा मसला है कानून के मुताबिक, तो उनका MBS को तो कोई नहीं पूछता, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया वाले क्राउन प्रिंस, उन्हें तो कोई नहीं पूछता, वो जिसको कहते हैं उठा लेते हैं। तो मेरे पास भी वैसी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो मोहसिन बेग साहब ने बताया कि एक दिन जब वो कई लोगों के साथ मौजूद थे, काबीना के अरकान भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा यार ये मीर शकील उर रहमान को और हमीद हारून को उठा लें। मीर शकील उर रहमान साहब जंग और जियो ग्रुप के ऑनर हैं, और हमीद हारून साहब डॉन
जो है ग्रुप जो है अखबार और टेलीविज़न। अच्छा, ये दोनों वो ग्रुप हैं बेसिकली जर्नलिज्म के हवाले से, जो रिवायती जर्नलिज्म है ट्रेडिशनल, जिसमें अखबार और टेलीविज़न शामिल है, ख़ास तौर पर ये दोनों, और उसके बाद वो जो है बिजनेस रिकॉर्डर वाला ग्रुप जो है, ये 2-3 ग्रुप है, और नुमाए वक्त जो प्योरली जिनका असल में काम जर्नलिज्म था, अखबारात चलाना, बाद में टेलीविज़न चलाना। ये अच्छा, बाद में आने वाले तो बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो अपने मुख्तलिफ बिजनेसेस को शेल्टर देने के लिए, वो खैर उसमें बहुत सारे फिर शामिल हैं, वो सारा चलता रहा। और अब तो खैर रंग बिरंगे चीज़ें ही और हो गई हैं। टेलीविज़न चैनल तो ख़ास तौर पर एक ही सेक्टर के पास चले गए हैं, उस सेक्टर का भी मैं बताऊंगा। बाजवा साहब का बड़ा पसंदीदा था वो तो FBR के चेयरमैन को बुला लेते थे। बल्कि पहले वही बता दूं आपको, शब्बर जैदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया उनको, शाहजेब खानज़ादा को, और उसमें उन्होंने बताया कि जनाब मैंने जब टैक्स लगाया प्रॉपर्टी पर और वो डबल कर दिया, तो मुझे बाजवा साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा यार ये तो हमारे बंदों का कारोबार ही ख़त्म हो गया है, फाइलों का और बिजनेस जो था प्रॉपर्टी का, क्योंकि DHAs में जो रोज़ाना सैकड़ों वो होती थी, ट्रांसफ़र्स होती थी, वो कम हो गई थी, ऑफिस खाली हो गए, बंद हो गए। अच्छा, इश्यूज तो थे, लेकिन आप ये देखें कि आर्मी चीफ जो है वो चेयरमैन FBR को बुलाकर ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब आप उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की प्रायोरिटीज़ देखें कि आर्मी चीफ को, जिसे मुल्क के दिफा का मसला है, इतनी बड़ी फौज को उन्होंने मैनेज करना है, दहशतगर्दी के मसाइल थे, इतनी सारी चीज़ों में, और उनका फोकस क्या है कि वो वो चेयरमैन FBR को बुलाकर कह रहे हैं कि जनाब वो टैक्स कम करें, ये ज़्यादा हो गया, हमारे बंदे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमारे बंदे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान से जो स्मगलिंग हो रही थी उसके लिए उन्होंने कहा कि जब मैंने सख्ती की तो कोर कमांडर जो थे कोयटा, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा, पता नहीं कौन कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो वहाँ से स्मगलिंग कर रहे हैं, और कोर कमांडर कोयटा को बड़ी परेशानी थी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की और उन पॉलिटिशियंस की जो स्मगलिंग कर रहे हैं। मतलब कोर कमांडर कोयटा अगेन कमांडर सदर्न कमांड जो है, आर्मी चीफ के बाद बड़ी पोस्ट होती है वो, उन्हें परेशानी ये है कि स्मगलिंग नहीं रुकनी चाहिए। मतलब ये टेलीविज़न पर वो बता रहे हैं, शब्बर जैदी साहब बैठकर शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत क्या कर रही है। वो लोग अगर रिटायर हो गए हैं या जहां भी हैं, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं? मतलब कौन सी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी कोयटा में जिसके लिए, और कौन लोग थे इन्वॉल्व, उनको पकड़ा जाना चाहिए। वो कैसे आज़ाद फिर रहे हैं और कहाँ फिर रहे हैं? मतलब हमारी क्या प्रायोरिटीज़ है और फिर किस तरह से हमारी इकॉनमी ठीक हो सकती है। और दूसरा, कल रात वज़ीर आज़म साहब ने सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कई बातें की हैं, मज़ेदार बातें हैं। असल बात उन्होंने ये की है कि 9 मई का जो वाक़या है वो टारगेट था आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। वो उनके ख़िलाफ़ बगावत थी। पाकिस्तान में एक फ़ौजी बगावत का प्लान था जिसमें बहुत सारे जनरल शामिल थे और उनके बकौल वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो गई हैं, हो भी रही हैं और हो भी गई हैं। उनके हिसाब से सब कुछ हो गया हुआ है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, बात हो गया होगा। तो वो जो इतना बड़ा एक सिविलियन लॉट है जो उसमें शामिल थी, उनमें से तो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। फौज ने तो अपने सिस्टम के मुताबिक जो भी कार्रवाई करनी थी कर ली, उनके बकौल भी हो गई है। तो जो सिविलियन सेटअप है 15 माह से जो हुकूमत में बैठे हुए, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने किस किस सिविलियन को, मतलब वो पकड़े गए हैं, लोग अंदर हैं, कुछ बाकी मिलते नहीं है, छापे मारे जा रहे हैं। मतलब हमाद अजहर नहीं हमारे हाथ आता, मुराद सईद नहीं मिलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हमें, असलम इकबाल हैं, पता नहीं क्या कहाँ, हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन मिलके वो बंदे नहीं ढूंढ सकते। अच्छा, ढूंढ भी लेंगे तो क्या कर लेंगे यार? जिनको पकड़ा हुआ है उनके खिलाफ क्या हो गया? वो कोई केस एक स्टेप आगे नहीं चल सका है। वो जहां थे उनको पकड़ के सिर्फ अंदर बंद किया हुआ है। 9 मई के वाक़े को आज 80 दिन गुजर गए हैं, 2 महीने और 20 दिन गुजर गए हैं, और उसके हवाले से अगर हम कार्रवाई देखें तो मेरा ख्याल है ज़ीरो है। असल मास्टरमाइंड जो प्लानर है इमरान खान साहब, वो धड़ल्ले से फिर रहे हैं, उनका मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, बाकी जितने लोग पकड़े हैं उनके किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब का कहना क्या है कि मैं तो इंतज़ामिया का हेड हूँ, अदलिया का तो नहीं। अच्छा, ये बात किसी हद तक मानी जा सकती है, लेकिन कि जी वो साकिब निसार, साबित हो गया कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने साजिश की थी। ओ भाई, साकिब निसार रिटायर हो गए हुए हैं, अदालत उनके खिलाफ नोटिस नहीं ले रही, आज खुद नोटिस नहीं ले रही। क्यों आज खुद नोटिस ले? आप पकड़ें, आप कोई केस करें। मतलब हुकूमत की तरफ से, या चले हुकूमत की तरफ से भी ना हो, एक सियासी जमात के तौर पर नून लीग ही उनके खिलाफ एक केस करते। कोई
कहीं कार्रवाई शुरू तो हो ना, कि रिकॉर्ड पर तो आए कि आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की है। अच्छा जी, नवाज शरीफ को उन्होंने सवाल किया कि नवाज शरीफ को वापस क्यों नहीं ला सकते आप, 15 महीने हो गए हैं हुकूमत में है, तो नवाज शरीफ को वापस तो लाना चाहिए ना, क्यों नहीं ला सके हैं? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि जी वो देखें, वो मेडिकल बोर्ड बना था वो, और वो सरकारी भी था और उसमें शौकत खानम के लोग भी थे, सारी बातें ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर एक बड़ी अजीब सी बात की, उनका वो जब उन्हें डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो वो आ जाएंगे। यार मतलब बी क्लियर यार, ये डॉक्टर्स का इशू नहीं है, ये हमारे निज़ाम की कमज़ोरी है, ये वज़ीर आज़म और हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन से दुबई जाने, दुबई से सऊदी अरेबिया जाने, सऊदी अरेबिया से वापस दुबई जाने, दुबई से यूरोप जाने, सब जगह की, और फिर यूरोप से होते हुए वापस लंदन जाने, सब जगह की इजाज़त दी हुई है। डॉक्टर सिर्फ लाहौर आने के लिए या पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त नहीं देते। क्यों झूठ बोल रहे हैं? मतलब क्लियर करें कि यार हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है, हम इतने मजबूर हैं कि वो जो पुराना सेटअप बैठा हुआ है, जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमारा जो इमरान खान के सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, उनकी वजह से हम नहीं ला सकते। सीधी खुलकर बात करें, इस चीज़ को बेस बनाएं, इसके बेस पर आगे बात करें, कम से कम सच तो बोले ना। ये क्या हुआ कि जनाब वो डॉक्टर्स इजाज़त नहीं दे रहे? डॉक्टर्स ने क्या कौन सी इजाज़त मांगनी है? हाँ, एक काम उन्होंने वो किया है, वहाँ का हमारे उम्मीदवार जो हैं वो नवाज शरीफ साहब होंगे। जब भी इलेक्शन हो जाएंगे और अगर हम जीत गए तो हमारे उम्मीदवार जो हैं वो नवाज शरीफ साहब होंगे। दूसरा, उन्होंने बड़ा एक और जुल्म किया, उन्होंने कहा जी बड़ी हम कोशिश कर रहे हैं, अवाम के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या काम कर रहे हैं सर। 15 महीने में वो आप सारी बातें बेकार हो जाती है। एक आम आदमी के लिए, जिस बेचारे के लिए बिजली पानी गैस के बिल का मसला है, जिसके लिए आटा खरीदना मसला बना हुआ है, जिसके लिए बच्चों की स्कूल की फीसें देना मसला है, जिसके लिए पेट्रोल खरीदना मसला है अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसके लिए वो घर का किराया देना मसला है, जिसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ हासिल करना मसला है, वो बाकी सारी बातें उसके लिए मैटर नहीं करती कि इमरान खान क्या कर गया था, कौन क्या कर गया था। 15 महीने से आप वज़ीर आज़म हैं, आप बताएं कि आपने क्या किया है? क्या आपकी हुकूमत आने के बाद किसी एक सेक्टर में आप कहें कि ना फलां सेक्टर हैं ये 10, जिनमें से ये 10 में से 5 में हमने बेहतरी कर दिया, सब पहले से ज़्यादा बुरे हो गए? हाँ जी, तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की बढ़ा दी है। 2 इश्यूज़ हैं इसमें। ए, क्या तमाम पाकिस्तानी सरकारी मुलाजिम हैं? कितना परसेंटेज है वो? तो बाकी लोगों की ज़िंदगियों का क्या बनेगा? वो बाकी लोग जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए, वो क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं आपने, और सरकारी मुलाजमीन की भी जितनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, क्या वो जो इस 1.5 साल में ही, चले अपने दौरे हुकूमत में लगा लें, जिन चीज़ों की कीमतें 100% से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो 35% से सारा रिकवर हो जाएगा। और ये जो बढ़ी भी है ना, ये हमें पता है क्यों बढ़ी है, और वज़ीर आज़म साहब आपको भी पता है कि क्यों इस लेवल पर बढ़ी है। कि जी वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, 20% था, ये था वो था, छोड़ दे, उस पर ना ही जाए तो अच्छा। नए नए बिल पास हो रहे हैं, क्यों हमें फंसाना है जनाब आपने? ठीक है, पीपल्स पार्टी भी खुश हो जाती है अपने तौर पे क्रेडिट लेके कि पीपल्स पार्टी ने कहा था 50% बढ़ाएं और वो फिर इतने % बढ़ गई। हजूर, वो हज़रत खादम हुसैन रिजवी साहब फरमाते थे कि गल कुछ हो रहे, तो ये जितनी बड़ी है ना, ये गल कुछ हो रहा है। तो जिनका क्रेडिट है उनको सलाम, जिनकी वजह से बढ़ गई हैं तो शुक्रिया, जैसे कहते हैं ना शुक्रिया राहिल शरीफ, तो बस समझे वैसी ही बात है, शुक्रिया उनका। आप जो है ना कुछ करके दिखाएं। सारे पाकिस्तानी आपकी रियाया हैं, सिर्फ सरकारी मुलाजम नहीं है। सब लोगों का सोचें, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं, मुश्किल ना बनाएं। सियासी नारे अपनी जगह चलते रहेंगे, कोई अच्छा काम भी कर जाए। शुक्रिया।